जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम सुजाता है। हम 3 भाई बहन थे। बचपन में जब हम लोग किसी चीज़ के लिए लड़ते झगड़ते तो दादी हमें बहुत डांटती। कहती, तुम लोगों को दुनिया का सारा ऐशो आराम मौजूद है, फिर भी तुम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए ऐसे लड़ते हो जैसे तुम्हें कोई चीज़ मिलती ही ना हो। तुम क्या जानो पैसा कैसे कमाया जाता है। एक बार दादी ने ही हमें अपने पास बैठाकर बताया था कि हम शुरू में इतने अमीर नहीं थे। एक ऐसा वक्त भी था जब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। बहुत बुरे हालात थे। तुम्हारे बाप ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और वह बुरे हालातों में तुम्हारे पापा का उनके किसी भाई बहन ने यहाँ की किसी रिश्तेदार ने भी साथ नहीं दिया था। हमारी कुछ ज़मीन अभी भी थी, लेकिन उन्हें ज़मीनों पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। वे बहुत ही बुरे थे। ज़मीनों के लिए तुम्हारे पापा ने रिपोर्ट भी कराई, लेकिन किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की क्योंकि सब लोग आपस में मिले हुए थे। तुम्हारे पापा बार बार थाने के चक्कर लगा रहे थे। एक बार तुम्हारे पापा थोड़े शांत हुए तो पुलिस वालों ने कहा, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अपने बच्चों का मुंह देखकर तुम्हारे पापा खामोश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बैठाई और अपने जायज़ सबूत दिखाए। उन लोगों ने भी सबूत इकट्ठे कर रखे थे जिन्हें फर्जी बनवाया गया था। उन्होंने पंचायत के सामने रखे ज़मीन के कागजात दोनों पार्टियों के पास थे। अब पंचायत क्या करती? फिर पंचायत ने कहा कि दोनों पार्टियों को आपस में मिल बैठकर कोई मशवरा करना चाहिए। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल आए। 10 दिन के बाद पंचायत फिर से बैठेगी, तभी फैसला होगा। वह दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरा था। मेरे दिल में एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था। बस भगवान से दुआ करते कि काश हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाए और यह मुसीबत ख़त्म हो जाए। सारी बातें कहते कहते दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने दादी को चुप कराकर बोला, दादी आगे बताओ ना, अभी फिर क्या हुआ? हमारी ज़मीन हमें वापस मिल गई, पंचायत का क्या फ़ैसला रहा? दादी बोली, जब भगवान चाहे तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन अगर हमारी किस्मत ही ख़राब हो तो सब कुछ बुरा ही होता है। बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन शायद भगवान की हम पर कृपा दृष्टि हो गई, क्योंकि तुम्हारे पापा को उनके पुराने दोस्त मिल गए जो कि एक वकील थे। जब तुम्हारे पापा ने यह सारी बातें उन्हें बताई तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जब पंचायत बैठी तो पापा ने वह वकील दोस्त को सारे पेपर लेकर आने को कहा था और उनकी दलीलों से सारी पंचायत का मुंह बंद हो गया। हमारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग अब लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए थे। कहने लगे, यह नकली पेपर बनवा कर लाए हैं आप लोग, ये असली पेपर नहीं है। वकील साहब ने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि ये असली पेपर नहीं है? वकील साहब ने उन्हें अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उन्होंने अपने मुंह से खुद ही स्वीकार कर लिया कि असली पेपर तो हमने चुरा लिए थे। फिर आप असली पेपर कैसे ला सकते हैं? उन लोगों के मुंह से ये बात सुनते ही पंचायत ने कहा कि बस अब फैसला हो गया, यह ज़मीन तुम्हारे महेश जी की है। उसके बाद ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंचायत के फैसले के बाद तुम्हारे पापा ने सारी ज़मीनें बेच दी और यहाँ आकर रहने लगे। अपना घर बनाया और अपना कारोबार शुरू किया और फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि कारोबार चल पड़ा और अब हम अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर करो। यह मत सोचो कि यह चीज़ हमें इतनी आसानी से मिल गई है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब दादी ने यह बात बताई तब से भाई को चुप रहने लगे थे कुछ
पहले तो हमेशा बेतहाशा पैसा खर्च करते रहते थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अपने यार दोस्तों पर खूब पैसा लुटाते थे, ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहते और पढ़ाई करते रहते। मुझे टेंशन होने लगी। एक बार मैं भाई के कमरे में गई और पूछा, भाई क्या बात है, आप कुछ बदले बदले से लगते हैं। भाई ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, हाँ मैं बदल गया हूँ। जब से मुझे दादी ने वह बात बताई है कि किस तरह पापा ने संघर्ष करके ये पैसा इकट्ठा किया है, कितनी मुसीबतें उठाई हैं, तब जाकर ये ऐशो आराम हमें मिला है। पहले मुझे इस बात की कोई कदर नहीं थी, मैं बस अपनी मस्ती में मस्त था, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पापा ने ये सब कुछ कैसे हासिल किया, कितनी मेहनत की है, कितनी तकलीफ़ उठाई है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपने पापा का सहारा बनूंगा। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथ साथ बाहर दरवाजे पर खड़ी मेरी बहन को भी भाई की बातों से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बंद कमरे में आई और भाई के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने वक्त रहते हालातों को समझा और ख़ुद को बदलने का फ़ैसला किया। घर में मेरी बड़ी बहन सीमा के रिश्ते की बात चल रही थी। पापा के दोस्त थे, उनका बेटा शमीर दीदी से प्यार करने लगा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर आना जाना भी था और आज उस रिश्ते को डन कर दिया गया था। घर में सब लोग बहुत खुश हैं। शादी की तैयारियां हो रही थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मुझे तो शोर शराबा वैसे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खूब मस्तियां कर रही थी। दीदी को मायूं बैठा दिया गया था कि तभी समीर दीदी से मिलने हमारे घर पहुँचे। वो लोग थोड़ा खुले विचारों के लोग थे, इसलिए इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे कि शादी से ठीक पहले इस कदर होने वाली दुल्हन से मिलना ठीक नहीं है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था और ख़ासकर दादी तो पुराने ख्यालों की थी। समीर के मुंह से दीदी से मिलने की बात सुनकर दादी का मुंह बन गया था, लेकिन मेरी मम्मी बोली कि समीर बेटा, मैं मानती हूँ कि वक्त अब बदल गया है, लोग खुले विचारों के हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी इतने मॉडल नहीं हुए कि शादी से कुछ दिन पहले ही दूल्हा उठकर अपनी दुल्हन से मिलने चला आए। मम्मी की बात सुनकर समीर बोले, मैं मानता हूँ आंटी कि मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। बस एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन को देखना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, क्या मम्मी जी, आपने अभी से अपने दामाद की क्लास लेना शुरू कर दी? देखो मम्मी जी, यह कहीं आपका बदला दीदी से न ले ले। मेरी बात सुनकर समीर बोले, कैसी बातें करती हो साली साहिबा, हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि आपकी दीदी से बदला लें। हम तो उसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते, बदला लेना तो दूर की बात है। हम दोनों की नोक-झोंक सुनकर मम्मी मुस्कुराने लगी। फिर मम्मी ने इजाज़त दे दी। मैंने कहा, चलो जीजू, मैं आपको दीदी से मिलाकर लाती हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सीमा दीदी बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें समीर के रूप में इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उनकी खुशियों की दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी मैं, भगवान उनकी खुशियों की उम्र लंबी करे। फिर कुछ ही दिनों में दीदी की शादी हो गई और वह रुखसत होकर अपनी ससुराल चली गई। दीदी के जाने से पूरा घर वीरान हो गया। दीदी बहुत ही मोहब्बत वाली थी, हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, हर किसी पर अपनी मोहब्बत लुटाती थी। दीदी की बहुत याद आती थी। दीदी की शादी के बाद जहाँ मम्मी जी खुश थी, वहीं उदास भी थी। हमेशा दीदी को याद करते रहती। मम्मी उदास बैठी थी। मम्मी के पास आकर मैं बैठ गई और उनके गले से लगते हुए बोली, मम्मी, यह भी कोई ज़िंदगी है? लड़कियां पैदा कहाँ होती हैं और फिर ब्याह कर किसी दूसरे के घर चली जाती हैं। आसान नहीं होता उस घर को छोड़ना जहाँ उनका बचपन गुजरा हो। मुझे हमारा बचपन याद आने लगा कि कैसे हम तीनों भाई बहन अब आपस में खेलते थे,
छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे और जल्दी ही मान भी जाते थे। अच्छे दिन कितनी जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी क्या दीदी भी हमें याद करती होंगी? क्या वह भी हमारे बिना उदास होंगी? मम्मी ने प्यार करते हुए कहा, हाँ बेटा, बेटियों के लिए यही दस्तूर है, उन्हें एक न एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है। भगवान उनकी किस्मत अच्छी करे और उन्हें प्यार करने वाला पति मिले। दीदी की शादी को 5 महीने हो चुके थे। वह अपने पति के साथ घूमने विदेश गई हुई थी। दीदी जब आ गई थी तो मैं और मेरा भाई निखिल उनसे मिलने भी गए थे। दीदी ने बताया कि समीर बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं और निखिल बहुत देर तक दीदी के पास बातें कर रहे थे। वक्त का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। जब एहसास हुआ तो फिर हम घर के लिए वापस आए। कुछ दिनों से दादी बीमार रहने लगी थी। शायद उम्र का तकाजा था, काफ़ी बड़ी हो गई थी। दादी बहुत अच्छी थी। मुझे दादी से बहुत प्यार था। मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता था। जब से दादी बीमार हुई थी मैं ज़्यादातर उनके पास रहने की कोशिश करती। पापा, मैं और मेरा भाई निखिल भी ज़्यादा से ज़्यादा दादी के पास रहते और उनकी सेवा करते। हम सबको दादी से बहुत प्यार था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दादी का साथ इतना ही लिखा था। एक रात दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन तब तक वह भगवान को प्यारी हो चुकी थी। दादी हम सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। पापा का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर माँ को खोने का दुख बच्चा ही समझ सकता है। दादी की खबर सुनकर दीदी भी भागी हुई आई थी। समीर जीजू ने उन्हें वहीं रुकने को कह दिया था कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रुक सकती हो। दीदी के आने से घर में थोड़ी रौनक हो गई थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम रात रात भर जागकर दादी की बातें करते। दादी कितनी अच्छी थी, ऐसा लगता जैसे अभी दादी हमारे बीच मौजूद है। अभी कल की ही तो बात थी कि दादी हमें अपने पास बैठाकर दुनिया जहाँ की बातें सुनाती रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और दादी को हमारे बीच से गए पूरे 4 साल गुजर गए। इस बीच में मैं मौसी भी बन गई। दीदी ने एक प्यारे से गोल मटोल से बेटे को जन्म दिया। सोनू हम सब की जान था। मैं तो मौसी बनकर फूली नहीं समा रही थी। नाना बनने की खुशी पापा से संभाली न संभल रही थी। वह भी बहुत खुश थे। पापा का जब भी मन होता वह समीर जीजू को फ़ोन कर देते कि भाई मेरे नवासे को मेरे पास छोड़ जाओ, उसकी बहुत याद आ रही है। और समीर जीजू भी फ़ौरन मान जाते और जीजू और दीदी और सोनी को हमारे घर पर छोड़ जाते। हमारा पूरा परिवार समीर जीजू की तारीफ़ करते नहीं थकता था कि भला दुनिया में ऐसा कौन सा दामाद होता है जो अपनी बीवी को इतनी जल्दी जल्दी मायके में छोड़ दे। दीदी को अपनी ससुराल की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनकी सास तो थी नहीं, ससुर थे। एक ननद थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, जल्दी शादी होने वाली थी। वह कभी कभी दीदी के साथ हमारे घर आ जाया करती थी। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छी लड़की थी। दीदी के ससुर पापा के दोस्त तो थे ही, इसलिए वह जब भी हमारे घर आते तो एक एक हफ्ता तक हमारे घर पर रुक कर जाते। हमारे दोनों परिवारों में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन एक दिन हम पर कयामत टूट पड़ी जब दीदी का फ़ोन आया कि कृतिका, दीदी की जो ननद थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। क्या फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? उनकी तो शादी होने वाली थी, शादी की डेट फिक्स हो गई थी। समीर जीजू तो एकदम से टूट गए थे। उनकी इकलौती बहन ने उनके हाथों में दम तोड़ा था। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्हें अपने ससुराल में एक छोटी बहन मिल गई थी जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और इस तरह उनका अचानक चले जाना दीदी पर कयामत गुजर गई थी। दीदी ने बताया कि कृतिका ने सुसाइड किया था। मैंने पूछा कि क्यों किया, तो शादी होने वाली थी उनकी तो, और वह भी उनके पसंद के लड़के से। फिर ऐसा क्या हुआ कि कृतिका को सुसाइड करना पड़ा? दीदी ने बताया कि बाकी सारी बातें तो पता नहीं, लेकिन शादी से 2 दिन पहले
कृतिका का होने वाला पति घर आकर शादी के लिए मना करके गया था। शायद फिर कृतिका से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। कुछ और भी बात थी जो मुझे लगा शायद दीदी हम लोगों से छुपा रही है। मैंने भी ज़्यादा कुरेदना सही नहीं समझा और चुप हो गई। धीरे धीरे सब रूटीन पर आने लगा। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया जाता। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। सब लोग अपने रूटीन में लौट आए थे, लेकिन बहन को खोने का दुख समीर जीजू के चेहरे पर साफ दिखता था। फिर इन्हीं दिनों पापा को मेरी शादी की जल्दी होने लगी। कहने लगे दोनों बच्चों की शादी करके फारिग होते हैं, फिर हम भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मम्मी ने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है, पहले कोई अच्छा लड़का तो नज़र में हो। पापा बोले मेरी नज़र में यह एक अच्छा लड़का है, मेरे ही साथ काम करता है, बहुत मेहनती है। सिर्फ माँ और बेटे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। लड़का बहुत मेहनती है, पढ़ा लिखा है, हमें और क्या चाहिए। मम्मी बोली लेकिन हम लड़की वाले हैं, इस तरह लड़के से अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हमारी लड़की से शादी कर लो। पापा बोले वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है कि लड़का शादी के लिए राज़ी हो जाएगा, तुम बस शादी की तैयारियां करो। फिर पापा ने किसी तरह लड़के से बात कर ली। लड़का और लड़के की माँ दोनों शादी के लिए राज़ी थे। फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। जीजू दीदी को पहले ही छोड़ गए थे, कहा था मुझे कुछ काम है, शादी वाले दिन ही आऊँगा। मेरी शादी पर दीदी बहुत खुश थी और अपने दिल के अरमान निकाल रही थी। ठीक है, शादी वाले दिन जीजू भी आ गए। मेरी और नैतिक की शादी सकुशल संपन्न हो गई और मेरी विदाई का समय भी आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जीजू कुछ परेशान लग रहे थे। विदाई के वक्त उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और कहा यह गिफ्ट तुम अपनी पहली औलाद के होने पर खोलना। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्या फिर इस गिफ्ट में ऐसा क्या था जो अपनी औलाद के होने पर ही इसे खोलना है, और वह भी पहली औलाद के होने पर। फिर मैं विदा होकर ससुराल आ गई। उस गिफ्ट को मैंने स्टोर रूम में रख दिया। मेरी और नैतिक की शादी के शुरू के कुछ महीने तो बहुत ही खुशहाल गुजरे थे। वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। वह किसी न किसी बहाने से मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज देता और अपनी कुछ ना कुछ डिमांड पूरी कराया करता था। एक दो बार तो मैंने नैतिक की बात मान ली, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसकी बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा से अपने पति के लिए कुछ मांगूं। जब मैंने नैतिक की बातें मानने से मना कर दिया तो पहले तो उसने मुझे प्यार से समझाया, फिर सख्ती पर उतर आया। कहने लगा कि अपने बाप से कहो कि मुझे अपने बिजनेस में सेटल कर ले। आखिर इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले कैसे संभाल पाएंगे, और आखिर हमारा भी तो हक है उस बिजनेस पर। मगर मैंने नैतिक की बात को टाल दिया। इस बीच हमारा एक बेटा हो गया। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही थी और देखते ही देखते मेरा बेटा 2 साल का होने को आया था। आज हमारी दूसरी सालगिरह थी। किसी काम से स्टोर रूम में आई तो जीजू के दिए हुए गिफ्ट पर मेरी निगाह पड़ी। बहुत ही उत्सुकता से मैंने वह गिफ्ट खोला। वैसे तो जीजू ने कहा था अपने पहले औलाद के होने पर ही गिफ्ट खोलना, लेकिन मैं भूल गई थी और मेरा बेटा 2 साल का भी हो गया था। जैसे ही मैंने वो गिफ्ट खोला, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं गिफ्ट फेंककर जल्दी से भागती हुई कमरे में आई और अपने बेटे को उठाकर फ़ौरन अस्पताल भागी। बच्चे का चेकअप कराया। बच्चे की जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा हिजड़ा है। मेरी तो दुनिया ही उचड़ गई। अपने घर जाकर सबसे पहले मैंने जीजू का दिया हुआ गिफ्ट उठाया और फिर मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मैंने दीदी और जीजू को फ़ोन किया और उन्हें घर आने को कहा। मेरे इस तरह अचानक से फ़ोन करने पर दीदी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फ़ौरन ही वह जीजू को लेकर हमारे घर आ गई।
मैं रोते हुए दीदी से लिपट गई थी। मैंने कहा, जीजू आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? आपने अपनी बहन की मौत का बदला मुझसे क्यों लिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? यह बात आप मुझे शादी से पहले भी बता सकते थे। जीजू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया। जब तक मैं आया था तुम्हारी और नैतिक की शादी हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। दीदी हैरान और परेशान थी। कभी मुझे देखती और कभी समीर जीजू की तरफ देखती। आखिर बोलिए, कोई मुझे भी तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने दीदी को बताना शुरू किया कि दीदी, समीर जीजू ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वह मैंने आज खोल कर देखा तो उसमें एक कैमरा था और ये लेटर रखा था। लेटर में लिखा था, तुम्हारी औलाद हिजड़ा होगी। लेटर पढ़ते ही मैं अपने बच्चे को लेकर अस्पताल भागी और अस्पताल में डॉक्टरों ने के चेक करने के बाद बता दिया कि हाँ, मेरा बच्चा हिजड़ा है। जीजू ने यह लेटर शायद मुझे इसलिए लिख दिया था क्योंकि शायद जीजू को अपनी मरती हुई बहन की बद्दुआ पर पूरा यकीन था। कृतिका ने मरते टाइम नैतिक को बद्दुआ दी थी कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारी औलादें हिजड़ा पैदा होंगी। उस गिफ्ट पैक में एक कैमरा था जिसे मैंने दीदी और जीजू के सामने ही चलाया, जिसमें कृतिका के मरते टाइम का आखिरी वीडियो था, जिसमें वो एक एक चीज़ का नैतिक को बदुआ दे रही थी। फिर समीर जीजू बताने लगे कि नैतिक और कृतिका एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन नैतिक की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। बार बार कृतिका पर प्रेशर डालता, कभी किसी चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए। एंड शादी के टाइम उसने कृतिका से कहा कि मुझे गाड़ी के पैसे अभी कैश में चाहिए। कृतिका ने मना कर दिया क्योंकि वह पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी नैतिक की डिमांड को पूरा करते करते। और फिर इसी बात से गुस्सा होकर नैतिक ने कृतिका को धमकी दे डाली कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नैतिक की बात सुनकर कृतिका ने कहा कि तुम मुझसे क्या शादी नहीं करोगे? मैं ही तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। कृतिका की बात सुनकर नैतिक बौखला गया था और इससे पहले कृतिका की तरफ से इनकार उसके घर तक आता, नैतिक खुद ही कृतिका के घर आ गया और उसने अब सारे मेहमानों के बीच में शादी ना करने का ऐलान कर दिया। सारे मेहमानों में बातें होने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो दूल्हा खुद ही शादी के लिए मना कर रहा है। जब कृतिका ने उसकी पोल पट्टी खोलनी चाहिए, इससे पहले ही नैतिक ने कहा कि कृतिका पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसे सुनकर कृतिका कुछ बोल ही नहीं पाई। नैतिक ने कहा था कि समीर से पहले अपनी बहन की जांच कराओ, उसकी डॉक्टरी जांच कराओ, क्योंकि तुम्हारी बहन तो लड़की है ही नहीं, वह एक हिजड़ा है और एक हिजड़े से कोई लड़का शादी कैसे कर सकता है। नैतिक की बात सुनकर जहां समीर सन्नाटे में आ गया था, वहीं कृतिका भी दिल थामकर बैठती चली गई। सारे मेहमानों में बातें हो रही थी और इधर उधर की बातों से परेशान होकर कृतिका ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि लोगों की जमात तो पकड़ी नहीं जा सकती। हर किसी के मुंह पर यही था कि ज़रूर कृतिका में ही कोई कमी है। समीर जीजू बोले, शादी वाले दिन जब मैंने नैतिक को देखा तो मैं अंदर से हिल गया। मैं चाहता था कि अभी जाकर नैतिक का गिरेबान पकड़कर उसे इतना मारूं कि वह अपनी शक्ल भी ना पहचान पाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और फिर सारे लोग खुश थे और फिर शादी भी हो चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और कहा, दीदी ये सब बातें आपको भी तो पता होंगी, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने भी तो नैतिक को पहचान लिया होगा कि कृतिका की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला यही नैतिक था। दीदी रोते हुए बोली, सुनैना, मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन जब वह बारात लेकर आया तब उसके चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था। जब मैंने उसे नहीं देखा था, तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए मैंने उसे देख लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि समीर ने मुझे रोक दिया। समीर को लगा शायद नैतिक अब सुधर गया है, क्योंकि नैतिक ने दहेज लेने से उस समय मना कर दिया था।
मैंने नैतिक का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे डर था कि कृतिका की बददुआ पीछा नहीं छोड़ेगी, हमारी और औलादें भी ऐसी ही होंगी। नैतिक को तो अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। जो मैंने यह सब कुछ उसे बताया तो उल्टा मुझ पर ही सवार हो गया। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और हमेशा के लिए नैतिक का घर छोड़ दिया। मेरा बेटा कुछ समय तक मेरे साथ रहा और फिर वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में बस एक खालीपन है। खुद को हमेशा कमरे में बंद रखती हूँ, बहुत ही कम बाहर निकलती हूँ। मेरे साथ हुए हादसे से मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं। मेरी हालत का जिम्मेदार पापा खुद को मानते हैं, लेकिन मैंने पापा को समझाया कि पापा इसमें आपका कोई दोष नहीं, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। मम्मी पापा चाहते हैं कि अब मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी नहीं है। मैंने तो एनजीओ ज्वाइन कर लिया है, जहां मैं गरीब बेसहारा लड़कियों की सहायता करती हूं और मुझे यह सब करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।